अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, इसी तरह पाकिस्तान पर अमरीकी असरात भी हर तरफ महसूस किए जा सकते हैं। अमरीका के असरात तो खैर दुनिया भर में दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात कुछ और है। यहाँ अमरीका के कहने पर जो कुछ हो सकता है और उसके लिए किया जा सकता है, उसकी हुदूद न जाने कहाँ तक है। अमरीकी असरात के बारे में एक वाक़या सुन लीजिए। मेरे उस्ताद जनाब मुजीबुर रहमान शामी रावी हैं कि 1980 की दिहाई में पाकिस्तान में हर जगह अमरीका के बारे में बात हो रही थी। गुफ्तगू का मौजू एक ही सवाल हुआ करता था कि आइंदा अमरीका पाकिस्तान में क्या करेगा। एक वक्त आया कि हर मजलिस में सियासी गुफ्तगू का इख्तिताम एक जुमले और एक सवाल पर होता था। जुमला ये कि जो कुछ हो रहा है अमरीका करा रहा है। सवाल ये कि अमरीका अब क्या करेगा। शामी साहब बताते हैं कि मुझसे हर मिलने वाला पूछ रहा था कि अमरीका अब क्या करेगा। उन्हीं दिनों शामी साहब जनरल ज़ियाउल हक से मिलने रावलपिंडी चले गए। आर्मी हाउस के मुलाकात के कमरे में जब शामी साहब और जनरल साहब बैठ गए तो सलाम दुआ के बाद जनरल ज़ियाउल हक शामी साहब की तरफ ज़रा झुके, कनखियों से इधर उधर देखा और पंजाबी में बोले, शामी साहब दसो ए अमरीका हुण की करेगा। शामी साहब ने जवाब दिया, हुजूर यही पूछने तो मैं आया हूँ। इस पर जनरल साहब ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। पाकिस्तान की साबिक वफाकी वज़ीर और अमरीका में साबिक सफ़ीर सैयदा आबदा हुसैन ने अपनी किताब पावर फेलियर में भी इस तरह का एक दिलचस्प वाक़या जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ के बारे में लिखा है। जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ अगस्त 1991 से जनवरी 1993 में अपनी नागहानी मौत तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल साहब 1992 में अमेरिका के दौरे पर गए, जहां जॉर्ज बुश सीनियर की हुकूमत थी और डिक चैनी वज़ीर दिफा थे, जबकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी। उनकी मुलाकात डिक चैनी से तय थी और प्रोटोकॉल के मुताबिक इस मुलाकात में बेगम आबदा हुसैन को बतौर सफ़ीर शामिल होना था। ये मुलाकात शुरू हुई तो थोड़ी ही देर में डिक चैनी ने जनरल साहब से कहा कि वो उनसे अकेले मुलाकात करना चाहते हैं। ये सुनते ही अमरीकी अमला कमरे से निकल गया। जनरल जंजुआ ने उर्दू में सफ़ीर से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। सफ़ीर का जवाब था कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। इस पर जनरल साहब ने कहा, इससे बाहमी एतमाद मुतासर होगा। ये सुनकर बेगम आबदा हुसैन भी कमरे से निकल गई। उसी शाम को जनरल आसिफ नवाज़ ने रात के खाने पर आबदा हुसैन को बताया कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने उनसे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने को कहा है। डिक चैनी के मुतालबे पर जनरल जंजुआ ने कहा कि हुकूमत ये बात नहीं मानेगी। इस पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने पेशकश की कि अगर फ़ौज ये काम करती है तो अमरीका को पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ये गुफ्तगू बेगम आबदा हुसैन को सुनाकर जनरल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ नागुज़ीर नहीं है। उनकी हुकूमत वैसे भी कौमी असम्बली में चंद वोटों की अक्सरियत पर खड़ी है। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी जाए तो पाकिस्तान को अमरीकी दबाव का मुकाबला करने के लिए वक्त मिल सकता है। इसके साथ ही जनरल जंजुआ ने आबदा हुसैन को पेशकश की कि अगर उनके शौहर सैयद फ़खर इमाम कोशिश करें तो असम्बली में अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इस पेशकश के जवाब में आबदा हुसैन ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताकतवर अपना काम निकलवाना चाहता है, इसे शख्सियात से कोई लगाव नहीं होता। उसे वही फरमाबरदारी चाहिए जो पाकिस्तान की फ़ौज सियासतदानों से चाहती है। इस पर जनरल जंजुआ ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। यह शाम एक और हवाले से भी अहम थी कि इसी खाने पर जनरल जंजुआ को इत्तला दी गई कि जनरल हमीद गुल ने बतौर DG हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला तबादला कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये इत्तला मिलते ही जनरल जंजुआ ने जनरल गुल की रिटायरमेंट का हुक्म वहीं वाशिंगटन से जारी कर दिया। अमेरिका के इस दौरे के बाद पाकिस्तान में हालात बदलने लगे। फिर एक दिन आर्मी हाउस में बुलाकर बेगम आबदा हुसैन और सैयद फ़खर इमाम को बता दिया गया कि आपने जो काम नहीं किया वो हो चुका है और मीर बल्ख शेर मज़ारी वज़ीर आज़म होंगे। इसके बाद होने वाले वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि फ़ौज ने एटम बम बनाने पर काम नहीं रोका। पाकिस्तान और अमेरिका का बुनियादी ताल्लुक़ फ़ौजी नोयत का है। अमेरिका की तरफ से पेंटागन और पाकिस्तान की तरफ से GHQ पाक अमेरिका ताल्लुकात को रवा रखते हैं। इसमें हुकूमत या सफ़ीर का किरदार कितना होता है, इसका अंदाज़ा बेगम आबदा हुसैन के बयान करदा वाक़े से लगाया जा सकता है।
ماضی میں افغانستان پر روس کی یلغار کے خلاف پاکستان اور امریکہ نے مل کر جنگ کی۔ 2001 کے بعد 2022 تک دوبارہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ ختم ہوئی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بھی تباہ ہو گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے پینترا بدلا تو جنرل مشرف کا کردار ختم ہو گیا۔ اب ایران میں جنگ جاری ہے اور پاکستان اس کا پڑوسی ہے۔ اس میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات ایسی ہے جس پر دنیا کی نظریں لگی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پاکستان کا کردار کسی امریکی جنگ میں اہم ہو جاتا ہے تو یہاں کی سیاسی حکومتیں اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں۔ ان کے آنے جانے یا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عالمی میڈیا میں لگائے جانے والے اندازے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ملاقات کا واحد ایجنڈا ایران ہوگا۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمتی قرارداد پاکستان کا سینٹ متفقہ طور پر منظور کر چکا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کھل کر ان افواہوں کی تردید کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ملک میں یہ سوچ طویل عرصے سے جڑ پکڑ چکی ہے کہ پاکستان کو کسی ملک کی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے خلاف پاکستان کا کسی فوجی اتحاد میں شامل ہونا اس لیے بھی قرین قیاس نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی آبادی ایران کی موجودہ مذہبی قیادت سے جذباتی لگاؤ رکھتی ہے۔ ان تمام عوامل کو نگاہ میں رکھیں تو پاکستان کے پاس سیاسی طور پر زیادہ سے زیادہ غیر جانبدار رہنے کا راستہ ہی بچتا ہے۔ لیکن ایران نے کسی امریکی اڈے یا جہاز پر حملہ کر دیا تو صورتحال میں تبدیلی کو روکا نہیں جا سکے گا۔ ایسی صورت میں امریکہ کا معمول ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کی بات کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ عالمی سیاست کی بساط پر امریکہ ایسا کھلاڑی ہے جس کی چالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا، بس ان سے بچ کر رہنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر سے منسوب قول ہے کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہے مگر اس کی دوستی مہلک ہے۔ شکریہ۔